नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय पेपर राजनीति विज्ञान में 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का जो पद है और उसकी स्थिति है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसकी क्या शक्ति और स्थिति थी, उसके जो विशेष उत्तरदायित्व और विशिष्ट शक्तियाँ थी, वह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति था। 1935 के शासन अधिनियम चर्चिल ने उससे कहा था कि वह उसकी शक्तियाँ मुसोलिनी और हिटलर से भी अधिक है। वह चाहे तो संविधान को समाप्त कर सकता है। गांधी जी ने गवर्नर जनरल को अब और भी अधिकार संपन्न और स्वेच्छाचारी इस अधिनियम ने बना दिया है, शक्तिशाली बना दिया है। यह गांधी जी का गवर्नर जनरल के बारे में विचार है। अब उसकी शक्ति और कार्यों के आधार पर देखेंगे कि गवर्नर जनरल वास्तव में उसकी क्या शक्ति और स्थिति है। तो 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो गवर्नर जनरल कहलाता था। वर्तमान में जैसे भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, जबकि गवर्नर जनरल वास्तविक प्रधान है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष हेतु भारत सचिव के परामर्श द्वारा ब्रिटिश सम्राट करता था। भारत के संपूर्ण प्रशासन के लिए अंतिम रूप से वही उत्तरदायी था। तो सबसे पहला उसका जो काम था वह था सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में उसे वायसराय कहा जाता। गवर्नर जनरल वायसराय ही था। दूसरा, रक्षित विषयों का प्रशासन और नियंत्रण कार्यकारी परिषद की सहायता से वह करता है। इन विभागों का प्रशासन और नियंत्रण वह स्वविवेक से करता था और इस हेतु वह व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी था। गवर्नर जनरल की कुछ स्वेच्छाचारी शक्तियाँ थी। वह अनेक कार्यों के संपादन हेतु अधिकार संपन्न था जो मंत्रियों की सम्मति से परे उसके कार्य वो कुछ इस प्रकार हैं। आरक्षित विषयों का संचालन एवं नियंत्रण, किसी विषय के संबंधित मतभेद होने की स्थिति में निर्णायक मत उसका होता था। कौन सा विषय विवेक और व्यक्तिगत निर्णय क्षेत्र का है, इसका निर्णय स्वयं गवर्नर जनरल करता था। इसका मतलब केंद्रीय प्रशासन में कौन सा काम उसे का इंटरेस्ट का है नहीं है, वो अपने मनमानी व्याख्या उसकी करता था। मंत्रियों को चुनाव, आमंत्रण और पद का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल का था। विचाराधीन प्रस्तावों पर संघीय व्यवस्थापिका को संदेश भेजने की जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल के पास थी। इसी प्रकार से अध्यादेश का निर्माण, जब सदन कार्य संचालन की स्थिति में नहीं हो तो वह अध्यादेश द्वारा कानून निर्माण कर सकता था। वह इस प्रकार की घोषणा कर सकता था कि विधानसभा समाप्त की जा सकती है और वह स्वयं के अधिकारों में वृद्धि इस अधिकार से कर सकता था जो आर्टिकल 93 में वर्णित है। विधानसभा को समाप्त करके उसकी शक्ति अपने में हस्तगत कर लेना। और द्वितीय विश्व युद्ध में इसी अनुच्छेद का उसने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो प्रांतीय सरकारें थी उनको खत्म करने के लिए इस आर्टिकल का उपयोग किया। कोई व्यय संघ पर भारित होगा या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय भी गवर्नर जनरल ही करता। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण जो
शक्तिशाली शक्तियाँ उसको शक्तिशाली बनाती है, वो शक्तियाँ उसके विशेष उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति में आता है। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्व से युक्त किया गया, जिनका संपादन व्यक्तिगत निर्णय द्वारा करने का उसे अधिकार था। यद्यपि इन उत्तरदायित्व के संपादन करने हेतु वह मंत्रियों की सम्मति उसे लेनी पड़ती थी, लेकिन वो सम्मति बाध्यकारी नहीं थी, यानी वह मंत्रियों की जो सहमति है, सम्मति है, उससे विलग राय भी रख सकता था। उनमें कुछ दायित्व हैं, जैसे भारत की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, आर्थिक स्थायित्व और संघ की सरकार की साख की सुरक्षा करना, साख मीन्स क्रेडिट, अल्पमतों के हितों की उचित सुरक्षा, लोक सेवकों के हितों की सुरक्षा, बर्मा और यूएसए से आयातित माल के संबंध में भेदभाव को रोकना, देशी राज्यों उनके शासकों के अधिकारों व गौरवों और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, इन विषयों और स्वविवेकी कार्यों के संपादन हेतु समुचित धन की व्यवस्था करना उसकी विशेष उत्तरदायित्व है, और उस इन विषयों में उसका निर्णय अंतिम होता था, निर्णायक होता था। साथ ही मंत्रियों से परामर्श से प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ अधिकार आते हैं, जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को वर्णित करते हैं। केंद्र में इस 1935 के शासन अधिनियम से जो दैत्य शासन लागू किया गया, इसके माध्यम से जो हस्तांतरित विषय थे, उसमें मंत्रियों के परामर्श अनुसार कार्य करना अपेक्षित था, लेकिन असाधारण जो शक्तियाँ हैं, जैसे अध्यादेश जारी करना, विशेष नियम बनाना, संकट काल की घोषणा द्वारा समस्त अधिकार हस्तगत करना इत्यादि। विधायी, प्रशासकीय और जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, उसे अभूतपूर्व रूप से प्राप्त थी। उपाधियाँ प्रदान करना, संघीय न्यायपालिका में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, रेलवे बोर्ड के सदस्य, रिजर्व बैंक के गवर्नर और की नियुक्ति करना आदि महत्वपूर्ण विषयों पर संघीय न्यायालय से सम्मति मांगना, क्षमादान प्रदान करना आदि प्रशासकीय शक्तियों से प्राप्त थी। विधायी क्षेत्र में विधायी प्रक्रिया हेतु नियम बनाना, राज्यसभा में 3 सदस्यों का मनोनयन करना, वाद विवाद प्रश्न पूछने की अनुमति देना आदि शक्तियों से प्राप्त थी। वित्तीय शक्तियों में दोनों सदनों में वार्षिक बजट प्रस्तुत करना, विभिन्न अनुदान मांगे हेतु सिफारिश करना, अधिकृत व्यय की अनुसूची पर हस्ताक्षर करना आदि उसको वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त। प्रांतीय मामलों में भी गवर्नर को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद गवर्नर जनरल को तत्संबंधी जो शक्तियाँ थी, उनमें प्रमुख है प्रांतीय सरकार की अर्थव्यवस्था की देखभाल, प्रांतीय गवर्नरों को स्वाविवेक और व्यक्तिगत निर्णय के अधिकारों को उपयोग में लाने के निर्देश देना कि कोई सब्जेक्ट केंद्र के विचाराधीन रखना है या नहीं रखना, इसके निर्देश। इस प्रकार हम देखते हैं कि चर्चिल का कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हिटलर और मुसोलिनी से भी अधिक भारत के संबंध में थी। उसे इतना शक्तिशाली इसलिए बनाया गया क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा भारत में कर सके। इस प्रकार गवर्नर जनरल एक तानाशाह और नरम शासनाध्यक्ष बन गया था। स्पष्ट रूप से मंत्रियों की स्थिति दयनीय थी। गवर्नर जनरल का अधिकार व्यापक और विशाल था। उसे हिटलर और मुसोलिनी कहना चर्चिल ने जैसा कहा है अतिशयोक्ति नहीं है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली था, ऐसा एम.बी. पायनी ने कहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल 1935 के शासन अधिनियम में पहले से अधिक शक्तिशाली पोस्ट बन गई थी। धन्यवाद।